हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आजकल कुछ साल से हो रहा है कि अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम एक प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए हम अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये उसके कुछ पार्ट्स हैं। हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि अजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है और उसका डिफरेंस क्या है वाटरफॉल, जो पहले हम काम करते थे वाटरफॉल टेक्नोलॉजी पे, और अभी हम अजाइल फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। तो वो क्या डिफरेंस है आपस में। फिर अजाइल मेथोडोलॉजी का टीम स्ट्रक्चर क्या है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे स्क्रम हो गया, कानबान हो गया, वो क्या हैं, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स क्या यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स क्या यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन टूल्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में या अगले पार्ट 2 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है। अजाइल मेथोडोलॉजी सॉरी अजाइल मेथोडोलॉजी इज अ वे to manage a project by breaking it into several phases। तो पहले क्या था कि वाटरफॉल में, ये जैसे अभी वाटरफॉल का देख रहे हो आप राइट साइड पे, तो वाटरफॉल में पहले रिक्वायरमेंट सारी ले लेते थे, उसके बाद डिजाइनिंग करते थे उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स की जितना भी है। अगर एक प्रोजेक्ट 1 साल का है तो पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स लिखते थे 2-3 महीने, उसको पूरी रिक्वायरमेंट्स लेकर फिर उसको डिज़ाइन करते थे, फिर उसके शुरू होते थे डेवलपमेंट करना, और फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते थे, वेरिफिकेशन, और फिर उसके बाद उसको गो लाइव करते थे। मतलब सारे का सारा प्रोजेक्ट पहले बनाते थे, उसको शो नहीं करते थे क्लाइंट को। तो बनाकर फिर एंड में जाकर, सपोज 1 साल का प्रोजेक्ट होता था तो 8वें महीने में या 9वें महीने में उसको दिखाते थे। और उसकी वजह से बड़े सारे डिफरेंसेस आ जाते थे। मतलब क्लाइंट शायद हो सकता है जो रिक्वायरमेंट्स हमें कहता था वो रिक्वायरमेंट्स हमने उसको डिज़ाइन में दिखाया नहीं। देखो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि हाँ जी हमें ये चाहिए। अब वो कैसे चाहिए, उसकी स्क्रीन्स कैसे होनी चाहिए, वो डिज़ाइन में डिक्लेयर किया जाता है। और पहले क्या था कि वो डिज़ाइन नहीं दिखाते थे क्लाइंट को। तो क्लाइंट को डिज़ाइन नहीं दिखाते थे, तो जब बन जाता था उसके बाद वो कहता था, क्लाइंट कहता मेरे को ये डिज़ाइन तो नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा डिज़ाइन चाहिए, या ऐसे क्यों प्रोग्रामिंग कर दिया, मेरे को इस तरह की प्रोग्रामिंग चाहिए थी। तो बड़े सारे डिफरेंसेस होते। तो इसके लिए अब अजाइल मेथोडोलॉजी आया। अजाइल मेथोडोलॉजी क्या कहता है कि रिक्वायरमेंट्स को ब्रेकअप करो। सपोज एक आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, सपोज ट्रेवल इंडस्ट्री का एक प्रोजेक्ट बनाया। तो ट्रेवल इंडस्ट्री के अंदर जब सपोज आप मेक माई ट्रिप लेते हो या कोई एक वेबसाइट जिस पे आप रिजर्व करते हो टिकट्स को, तो सबसे पहले वो क्या आता है जी, एक होम पेज आता है जिसके अंदर वो डेट्स वगैरह आप डालते हो कि मेरे को इस डेट से इस डेट तक यहाँ पे जाना है। सपोज मैंने कनाडा जाना है या मैंने इंडिया आना है, तो वो आप डेट्स वगैरह डालते हो, आप डिफाइन करते हो कि ये मेरे कौन है, कितने पैसेंजर्स हैं। तो उसके बाद वो आप सर्च का बटन दबाते हो तो वो अपना सिस्टम सर्च करता है और आपको वो फ्लाइट्स नंबर्स वगैरह दिखा देता है। भाई हाँ भी जी एयर इंडिया भी जाएगा, या आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो उसके एयरलाइंस वगैरह वो दिखा देगा और उसके वो रेट्स दिखा देगा। तो ये एक पार्ट है इसका, पूरे प्रोजेक्ट का, पूरे वेबसाइट का एक पार्ट है। आगे भी बड़े सारे उसके पार्ट्स होंगे। तो वो क्या करते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी, पहले एक फेज को लेते हैं, छोटा सा एक होम पेज और एक सर्च पेज को बना लेते हैं और उसको वो फिर दिखा देते हैं यू क्लाइंट को। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके क्लाइंट भी खुश हो जाता है कि वो देखता है कि हाँ जी ये वाला पार्ट बन गया, ये वाला मेरे को उन्होंने दिखाया। तो वो अपने फीडबैक्स भी देता है और फिर उस फीडबैक्स को हम कंसिडर कर लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे करके थोड़े थोड़े पार्ट्स को हम देते बनाकर भेज देते हैं। तो 1 साल का अगर प्रोजेक्ट हुआ तो उसमें बड़े सारे फेसेस को, सपोज 5-6 फेसेस को हम कर देते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं, और थोड़े थोड़े करके हम यूजर को दिखाते रहते हैं और वो उसको अप्रूवल लेते रहते हैं। तो ऐसे करके ये डिफरेंस है अजाइल का। So the agile methodology is a way to manage a project by breaking it into several phases. It involves constant collaboration with stakeholders and continuous improvement at every stage. Once the work begins,
टीम साइकिल थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग। तो वो कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट फेसेस पे हम उसे डिवाइड कर देते हैं और कोलैबोरेशन होती है। कोलैबोरेशन मतलब स्टेक होल्डर्स इधर क्लाइंट के भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, हो सकता है उनकी तरफ से भी कुछ प्रोग्रामर्स हों, वो भी काम कर रहे हो, या उनके जो मैनेजमेंट है जिसको उन्होंने ओनर है उस पार्ट का, तो उसको हम दिखाते रहते हैं और इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं कि कोई ना कोई वो फीडबैक देता है कि हाँ जी ये नहीं चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, तो वो साथ साथ वो चलती रहती है। तो इससे वो हम अजाइल से हम बेटर डेवलपमेंट कर सकते हैं और बेटर इसका रिजल्ट आ सकता है। तो ये था अजाइल और वाटरफॉल का डिफरेंस। फिर उसके बाद अब आता है कि टीम स्ट्रक्चर क्या था। तो पहले क्या ट्रेडिशनल टीम्स कैसी थी? ट्रेडिशनल टीम एक हेड होता था जिसको कहते थे प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके नीचे प्रोजेक्ट टीम लीड था, फिर उसके नीचे टीम मेंबर्स थे। तो ऐसे करके हियरार्की टाइप्स बन जाता था। पर अजाइल क्या कहता है? अजाइल कहता है सारे इक्वल है, सारे इक्वल है, मतलब कहने की बात है डेवलपर्स भी हैं उसमें, टेस्टिंग टीम भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है। अब अजाइल में प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता, उसके रिप्लेसमेंट पे एक स्क्रम मास्टर होता है। तो स्क्रम मास्टर और एक प्रोडक्ट ओनर। तो देखिए इधर राइट साइड पे स्क्रम की टीम है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट ओनर है। तो प्रोडक्ट ओनर क्या करता है? एंड यूजर से, क्लाइंट से बात करता है और उसकी रिक्वायरमेंट, ज्यादातर प्रोडक्ट ओनर ना क्लाइंट की तरफ से होता है, जो वो कहता रहता है कि हाँ जी मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, इस वेबसाइट में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो होता है। तो ये स्क्रम टीम जो है वो क्या है? ये स्क्रम मास्टर होता है। तो एक तरह का वो जो पहले प्रोजेक्ट मैनेजर था, थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको स्क्रम मास्टर कहलाते हैं। वैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर एक बड़ी वेबसाइट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी होते हैं, बट अजाइल मेथोडोलॉजी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्क्रम मास्टर रिप्लेस कर देता है प्रोजेक्ट मैनेजर से। तो स्क्रम मास्टर के अलग अलग रोल्स हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या है। पर ये सारी जो डेवलपमेंट टीम है, इसको पूरा का पूरा डेवलपमेंट टीम कहलाते हैं, जिसके अंदर डेवलपर्स भी होते हैं, क्यूए भी होता है, मतलब टेस्टिंग टीम भी होती है, और बिजनेस एनालिस्ट भी होता है, आर्किटेक्ट भी होता है। तो ये सारे मिलकर एक टीम बनाते हैं। उनको अलग से नहीं कहते कि ये कौन है क्या है, उनको एक टीम कहते हैं। तो बाइफिकेशन हो गई। एक होता है प्रोडक्ट ओनर जो बिजनेस ओनर से बात करता है, जो एंड यूजर से भी बात करता है, और एक होता है स्क्रम मास्टर जो इन टीम्स को देखता है और सारा फैसिलिटेट करता है और काम उसको ठीक ढंग से लाता है और आगे ऑर्गेनाइज करता है और ठीक ढंग से क्लाइंट को दिखाता है। अब आता है स्क्रम क्या होता है। स्क्रम, अ पीएम मेथोडोलॉजी इन विच अ स्मॉल टीम इज लेड बाय अ स्क्रम मास्टर whose main job is to clear away all the obstacles to completing work. Completing work is done in short cycles called sprints, but the team meets daily to discuss current tasks and roadblocks. तो देखिए स्क्रम क्या है? स्क्रम एक डिवीजन है। स्क्रम, उसके अंदर एक स्क्रम मास्टर होता है, तो एक टीम होती है। तो टीम छोटे छोटे साइकिल्स को वो कवर अप करती है, उसको छोटे छोटे साइकिल्स को स्प्रिंट कहलाते हैं। छोटे साइकिल्स का मतलब है 2 वीक्स की एक स्प्रिंट होती है, 2 वीक्स का एक स्प्रिंट होता है। 2 वीक्स का मतलब है 10 वर्किंग डेज, मतलब उसमें सैटरडे संडे अगर काउंट ना करें, वीकेंड्स को काउंट ना करें, तो वो 10 वर्किंग डेज होता है। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्क्रम में हम 2 2 वीक्स का हम एक स्प्रिंट कहलाते हैं, काम करते हैं। उसके अंदर हम काम डिफाइन करते हैं, भाई ये टीम को इस स्प्रिंट में ये काम करना है, तो स्प्रिंट नंबर 1, स्प्रिंट नंबर 2, स्प्रिंट नंबर 3, ऐसे करके हम एक एक स्प्रिंट को आगे बढ़ाते हैं। उसमें कुछ टास्क हम डाल देते हैं और वो काम करते रहते हैं प्रोग्रामर्स, या टेस्टिंग टीम भी उसमें होती है, और फिर हम उसको डिलीवर करते हैं। उसके बाद स्प्रिंट नंबर 2, स्प्रिंट नंबर 3, कुछ टास्क रह जाते हैं जो स्प्रिंट अगले स्प्रिंट में स्पिल ओवर हो जाते हैं। इसका मतलब स्पिल ओवर का मतलब है कुछ टास्क जो हम इधर कहते थे कि हमें खत्म करना है, बट वो खत्म नहीं होते, तो वो आगे जाके उसको आगे हम उसको बढ़ा देते हैं, स्प्रिंट नंबर 2 में हम डाल देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट प्रैक्टिकली होता है, कई बार ऐसे होता है कि कई प्रोग्रामर्स एडहॉक लीव पे चले जाते हैं, या कुछ भी होता है, कुछ हमने एस्टिमेशंस गलत दिया, बड़ा सा कुछ चीज़ आ गई, अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई, तो वो कई ऐसे टास्क्स हैं, उनको कहते हैं यूजर स्टोरीज।
तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि यूजर स्टोरीज क्या होती हैं। तो अजाइल मेथोडोलॉजी में कई टर्मिनोलॉजीज, नई नई टर्मिनोलॉजीज हैं जो पहले नहीं थे, तो हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे। तो स्क्रम एक स्क्रम क्या कहलाता है? एक पीएम की मेथोडोलॉजी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक मेथोडोलॉजी है। वो एक स्मॉल टीम होती है जिसको स्क्रम मास्टर उसको लीड करता है। और वो लीड करना का ऐसे है कि वो मैनेज नहीं करता, वो एज ए टीम लीड होता है। और वो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको वो रेक्टिफाई करता है। कुछ रिक्वायरमेंट्स ठीक से क्लियर नहीं है, डेवलपर्स को पता नहीं है, तो वो स्क्रम मास्टर पूछता है फिर प्रोडक्ट ओनर से, भाई ये इसको क्लियर करो। तो वो सारा कुछ क्लियर करता है और वो सारा उनको हेल्प करता है कि वो आगे बढ़े। अब एक है स्क्रम और एक है कानबान। देखो स्क्रम क्या होता है और कानबान क्या होता है। स्क्रम एक ना मतलब प्री डिफाइंड, जैसे हम प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, जब हम एक नया वेबसाइट को बना रहे होते हैं तो वो हम स्प्रिंट्स को डिवाइड करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। तो स्क्रम क्या होता है? एक प्री डिफाइंड उसका एक डेट, एंड डेट, स्टार्ट डेट होती है और एंड डेट होती है। तो वो हम स्प्रिंट वाइज उसको ब्रेकअप करते हैं। स्क्रम के अंदर स्प्रिंट्स होती हैं, स्प्रिंट्स 2 वीक्स की स्प्रिंट्स होती है। तो वो हम उसको आगे आगे बढ़ाते रहते हैं और एक जगह पे वो खत्म हो जाता है स्क्रम। बट कानबान क्या होता है? कानबान, उसको हम स्प्रिंट वाइज में डिवाइड नहीं करते। वो कानबान जब हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो उसको आफ्टर मेंटेनेंस का जो हम करते हैं, जैसे सपोज हमने प्रोजेक्ट बना लिया, खत्म कर दिया, और सपोर्ट देते हैं हम आफ्टर डिप्लॉयमेंट, हम सपोर्ट देते हैं 3 महीने का, 6 महीने का। तो वो कानबान बोर्ड हम यूज करते हैं। उसके अंदर यूजर स्टोरीज नहीं होते हैं, उसके अंदर टास्क होते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं, और वो हम काम करते जाते हैं, उसके ऊपर टीम काम करती जाती है। तो वो टाइम बाउंड नहीं होता, स्प्रिंट्स नहीं होते उसके। वो एक एक करके उसको हम, जैसे टिकट्स ले लो, जैसे कोई एक सपोर्ट टीम है, टिकट सिस्टम होता है। तो वो एक टिकट सिस्टम होता है, टिकट रेज करता है क्लाइंट, और वो कानबान बोर्ड पे आ जाता है, और उसको टीम उसको उठा लेती है, असाइन करते हैं हम टीम को, और वो फिर उसके काम करके उसको डन कर देती है। तो कानबान एक बोर्ड है जिसके अंदर स्प्रिंट्स नहीं होते, वो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे चलती रहती है, टिल द टाइम सपोर्ट इज नॉट ओवर। तो 1 महीने का सपोर्ट है या 1 साल का सपोर्ट है, वो उसमें कानबान शीट में, कानबान बोर्ड में चलता रहता है। तो स्क्रम बोर्ड भी होता है और कानबान बोर्ड भी होता है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स। तो कई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन टूल्स हैं जो हम एक प्रोजेक्ट को जब बनाते हैं तो उसको हम देखो, डॉक्यूमेंटेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो रिक्वायरमेंट्स जब आती हैं तो उनको, एक होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्टडी, बीआरडी। बीआरडी एक डॉक्यूमेंट बनता है जो क्लाइंट ज़्यादातर बनाता है, जो हमें फिर वो बना कर दे देता है कि हाँ भाई, मेरे को इस जगह पे ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद हम उसको इलेबोरेट करते हैं, हम उसको टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका फंक्शनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसकी स्क्रीन्स बनाते हैं कि भाई ये वेबसाइट, ये पहली स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए, लॉगिन पेज होना चाहिए, या होम पेज में क्या क्या होना चाहिए। हर हर स्क्रीन को हम डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं डिजाइनिंग। तो हर स्टेज पे हम कुछ डॉक्यूमेंटेशंस डालते हैं, जैसे कोडिंग कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कोडिंग की भी होती है। तो वो हम कहाँ पे मेंटेन करें? अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे कि कॉन्फ्लुएंस हो गया। देखो एक बहुत कॉमन एक टूल है जीरा। जीरा के साथ कॉन्फ्लुएंस है। तो कॉन्फ्लुएंस के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और सिंपल जो चीज़ें होती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये भी यूज़ करते हैं लोग। और फिर उसके बाद विजियो होता है। विजियो में हम डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, या विजियो होता है, या draw.io। कई ऐसे टूल्स हैं जो हम टेक्निकल डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट का विजियो यूज़ कर सकते हैं, या draw.io, या फिग्मा स्क्रीन्स वगैरह। तो ऐसे कई टूल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन टूल, जो हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स सबसे जो फेमस टूल है वो जीरा का टूल है। तो जीरा एक हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे कि जीरा कैसे होता है। वो स्पेसिफिकली, वैसे तो जब जीरा शुरू हुआ था कुछ 20 साल पहले, तो वो एक बग टूल था। बग्स उसमें डालते थे लोग। तो बग्स के स्पेसिफिक के लिए, मतलब टेस्टिंग टीम के लिए ये जीरा बना था। बट जब आगे जाके उन्होंने आगे बढ़ा दिया तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हो गया, जिसके अंदर वो सारे अजाइल के मेथोडोलॉजी के जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं,
जितना भी वो काम है वो इसके अंदर जीरा के अंदर हम उसको डाल सकते हैं। जैसे कि बोर्ड्स हो गया, स्क्रम बोर्ड हो गया, उसके अंदर यूजर स्टोरीज बनानी है, बैकलॉग हो गया, वो सारी चीज़ें जो अजाइल मेथोडोलॉजी कहता है, बड़ी अच्छी तरह जीरा में वो सारा कुछ है। और ज़्यादातर लोग जीरा ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस। एक और है ट्रेलो। ट्रेलो भी एक फेमस है जो सिमिलर टू जीरो है। तो बड़े सारे कंपनीज ट्रेलो भी यूज़ करते हैं। अब आता है कम्युनिकेशन टूल्स। तो कम्युनिकेशन टूल्स, बड़े सारे कम्युनिकेशन टूल्स हैं। चैट, स्लैक हो गया, ये स्लैक फेमस टूल है। गूगल चैट भी है, बड़े सारे लोग गूगल चैट करते हैं। टीम्स यूज़ करते हैं, जूम यूज़ करते हैं, तो लाइन चैट भी है। तो ऐसे करके एक बड़े सारे कम्युनिकेशन टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब आता है बीआरडी, जो हमने पहले अभी बीआरडी पढ़ा था। तो बीआरडी क्या है? बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डिटेल्स द बिजनेस सॉल्यूशन फॉर अ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ customer needs and expectations. The most common objective of the BRD are to gain agreement with stakeholders, to provide a foundation to communicate to a technology service provider what the solution needs to be to do to satisfy the customers and business needs, to provide input into the next phase of the project, to describe what, not how, the customer or business needs will be met by the solution. तो ये बीआरडी एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हम मतलब क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स उसमें डालता है। ज़्यादातर क्लाइंट ही देता है। उनके जो बिजनेस के टीम मेंबर्स होते हैं वो इस डॉक्यूमेंट को लिखते हैं कि हाँ जी, अगर एक ट्रैवल की साइट है या एक डॉक्टर की साइट है, तो उसमें जो भी सिमिलर होते हैं, कई ऐसे हैं क्लाइंट्स जो वो कहते हैं कि हाँ भाई हमें ऐसा बना दो। जो सपोज एक एग्जांपल दे देते हैं कि हाँ जी, मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री में हो तो मुझे मेक माई ट्रिप की जैसे उन्होंने वेबसाइट बनाई है वैसे हमें बना दो। तो वो फिर हमारे लोग ही, मतलब जो कंपनी जो बनाती है, टेक्नोलॉजी कंपनी जो बनाती है, उन्हीं के लोग जो होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, वही बीआरडी बनाकर उनसे साइन ऑफ ले लेते हैं। तो क्लाइंट से साइन ऑफ लेना बहुत ज़रूरी है। तो एग्रीमेंट होता है कि भाई ये बीआरडी ठीक बनी है ना, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट सारे बनाए हैं, जैसे इसके हमें ये चीज़ें चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। एक एक पेज को वो देखते हैं, उसमें उसको डिटेल्स कर देते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि हाँ जी, यहाँ पे ये चाहिए, वहाँ पे वो चाहिए। तो उसको हम अच्छे तरीके से बनाकर फिर उसको हम उसका साइन ऑफ लेते हैं। साइन ऑफ का मतलब होता है क्लाइंट से एग्रीमेंट लेना कि भाई क्लाइंट भी उसको पढ़ता है, उसके अंदर अगर उसको चेंज करवाना है तो वो चेंज करके उस डॉक्यूमेंट को हम फाइनलाइज कर देते हैं। और क्लाइंट से हम यस करवा लेते हैं कि हाँ जी, हम इसके बेसिस पे हम अपनी डेवलपमेंट शुरू करेंगे। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो ज़्यादातर क्लाइंट ही देता है हमें। और वो उसके ऊपर फिर उसका यस होता है कि हाँ जी, ये इसमें जो भी कुछ लिखा है ऐसे ही हमारे लिए बना दो। तो ये फिर उसके बाद जब हमारे को ये डॉक्यूमेंट मिल जाता है, बीआरडी मिल जाता है, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी कंपनी होती है उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग या डिस्कवरी फेज कहलाते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, लेते हैं, प्रोडक्ट ओनर हमें देता है, स्क्रम मास्टर फिर पूरी टीम के साथ उसको एक एक करके उसको डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं। और उसमें जो भी कुछ लिखा है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर देखो, अभी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होता है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि ऐसा बना दो। अब ऐसा बना दो तो फिर स्क्रीन्स को हम डिक्लेयर करते हैं कि हाँ भाई, इस स्क्रीन में ऐसा होना चाहिए, इसका फ्लो जो है, वर्क फ्लो जो है ऐसा होना चाहिए। ये इसका मतलब फर्स्ट स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए, सेकंड स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए, क्या वेरिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, कुछ यूजर से कुछ चाहिए नहीं चाहिए। तो ये सारे हम डिक्लेयर करते हैं। वो डिक्लेयर कहाँ करते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग के समय। ब्रेनस्टॉर्मिंग के समय हम क्या प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं? कई ऐसे प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं जो हमें काम आते हैं। जो वेरिएशंस होते हैं, इंडिविजुअल कोई इंडिविजुअल करता है, अलग सा करता है, कोई डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, कोई स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, कोई रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। तो कई मेथोडोलॉजीज होते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहले क्या था? पहले ये था कि एक कोई बिजनेस एनालिस्ट उसको बनाता था, और बिजनेस एनालिस्ट प्रोडक्ट मैनेजर के साथ यस कर देता था और क्लाइंट के साथ मिलकर उसको यस कर देते थे। तो फिर उसके बाद जब वो डेवलपर्स के पास आता था या टेस्टिंग टीम के पास आता था, तो वो अपनी वो देते थे, और वो लीगल होती थी, वो जायज़ होती थी रिक्वायरमेंट्स की। वो फिर उसके बाद फिर वापस जाते थे क्लाइंट के पास, हाँ जी, ये पॉइंट भी निकल आया
आया, वो पॉइंट भी निकल आया। तो क्या होता था, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी। बट अब अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या करते हैं, सारी पूरी टीम को लेकर आते हैं और पीआरटी को उसको समझाते हैं सारी पूरी टीम के साथ। सिर्फ वो बिजनेस एनालिस्ट नहीं होता, ना ही क्लाइंट होता है, ना ही सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या स्क्रम मास्टर होता है, पूरी टीम, डेवलपमेंट टीम भी होती है उसमें, टेस्टिंग टीम भी होती है। तो सारे आपस में डिस्कस करते हैं और सारे एक ही पॉइंट पे ले आते हैं उसको, और स्क्रीन्स वगैरह को लेते हैं, स्क्रीन्स वगैरह को उसको फाइनलाइज करते हैं कि ऐसी ऐसी स्क्रीन्स होनी चाहिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फिर वो उसको हम फंक्शनल एनालिसिस करते हैं। फंक्शनल एनालिसिस में यही जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता है, WBS, उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि अभी राइट साइड पे देख रहे हो ये सारा, कि ये एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर ये पार्ट्स हैं, मेनूज हैं, फिर उसके बाद मेनूज में उसके सब पार्ट्स हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर हम बनाते हैं कि भाई ये पार्ट होगा। जैसे एक वेबसाइट हो गई, वेबसाइट के अंदर होम पेज होगा, होम पेज के बाद वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, सपोज ब्रेकअप करते हैं कैटेगरीज से, वो हम ब्रेकअप करते हैं कि भाई मेंस का आपको देखना है या वुमेन्स का क्लोथ्स देखना है, तो वो अलग सा हो जाता है, या वो सर्च का बटन होता है तो वो सारे आ जाते हैं। तो ऐसे करके हम एक एक करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो फंक्शनल एनालिसिस बनता है। फिर उसके बाद जब फंक्शनल बन जाता है, उसके साथ हम स्क्रीन्स भी बनाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। तो फिर उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। तो देखो, कोई भी चीज़ विदाउट टेक्नोलॉजी तो हम बना नहीं सकते ना। तो पीछे जो टेक्निकल बैकग्राउंड होता है उसको, मतलब किस तरीके से हमने उसको बनाना, डेटाबेस क्या यूज़ करना है, मिडलवेयर एपीआईज यूज़ करनी नहीं करनी, हमने अगर इंटीग्रेशन करना है किसी पेमेंट गेटवे के साथ, उसका वो एपीआईज हमने स्टडी करनी है। तो एक टेक्निकल बंदे होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि भाई अब आजकल तो क्लाउड के ऊपर है, तो क्लाउड की जो सर्विसेज हैं, क्या हमने AWS यूज़ करना है या क्या क्या हमने कौन सा क्लाउड यूज़ करना है, ये सारे उनके क्लाइंट के भी हम टेक्निकल के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, और एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसका जो सिस्टम जो डायग्राम है वो बनाते हैं कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए, क्या क्या हम जैसे सपोज एक बड़ी वेबसाइट बनानी है, जो सपोज facebook.com हो गया, या कई ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होते हैं, आधार कार्ड का बनाना है, तो उसके अंदर तो हमें बहुत सारी कुछ कंसिडरेशंस करनी पड़ती हैं। मतलब लोड बैलेंसर डालना पड़ता है, बड़े सारे सर्वर्स खरीदने पड़ते हैं हर लोकेलिटी के लिए। सपोज वो इंडिया से वो कोई एक्सेस कर रहा है तो इंडियन सर्वर होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके हमें डिफाइन किया जाता है कि हमारा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे वो टेक्निकली क्या सूट होना है, कौन सी लैंग्वेज हमें यूज़ करनी चाहिए, PHP यूज़ करनी चाहिए या जावा यूज़ करनी चाहिए, डेटाबेस क्या होना चाहिए। तो सारा कुछ हम डिक्लेयर करते हैं। मर्न टेक्नोलॉजी में होना चाहिए आजकल, मर्न आया, मोंगो फुल स्टैक जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें करना चाहिए, या क्या उसके पार्ट्स होने चाहिए। तो वो सारे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा सारा ये स्क्रीन्स वगैरह बन जाता है, तो फिर हम प्रोडक्ट बैकलॉग बनाते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब है कि हम सारे यूजर स्टोरीज, अब देखो हर एक जो इधर आता है यूजर स्टोरीज। यूजर स्टोरीज सबसे पहले हम एपिक्स बनाते हैं। एपिक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ यूजर स्टोरीज। तो हम एक एपिक्स लिस्ट ऑफ अपने फीचर लिस्ट बनाते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फीचर लिस्ट, लॉगिन का चाहिए, होम पेज चाहिए, ये सारे फीचर लिस्ट होते हैं। अब फीचर्स जब बन गए, फीचर लिस्ट, हम उसको कहते हैं एपिक। तो एपिक के अंदर फिर हम अलग अलग छोटे छोटे यूजर स्टोरीज बनाते हैं। यूजर स्टोरीज एक तरह की छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर सपोज लॉगिन पेज बनाना, तो लॉगिन के अंदर एक लॉगिन का एक यूजर स्टोरी बनाते हैं, एक फॉरगॉट पासवर्ड का अलग यूजर स्टोरी बनाते हैं, एक रिमेंबर मी का अलग यूजर स्टोरी बनाते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ यूजर स्टोरीज हो गया, और एक एपिक बना देते हैं। एपिक का मतलब हो गया लॉगिन। लॉगिन के अंदर बड़े सारे, अब लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद लिंक्डइन, तो हर एक अलग अलग यूजर स्टोरी उसके अंदर बना देते हैं। ऐसे करके 5-6 यूजर स्टोरीज एक एपिक में बन जाती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो हम एपिक, पहले एपिक बनाते हैं, फिर उसके बाद यूजर स्टोरीज, फिर यूजर स्टोरीज के अंदर बड़े सारे टास्क होते हैं। तो
अब देखो, एक लॉगिन पेज बनाना, एक लॉगिन फंक्शनैलिटी देना, इसके अंदर टास्क बनते हैं। सपोज एक फ्रंट एंड का डेवलपर होता है। फ्रंट एंड मतलब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को ये बनाता है, या जो भी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी एंगुलर यूज करते हैं या दूसरा। तो फ्रंट एंड का एक बंदा होता है, जो डेवलपर होता है वो बनाता है। तो उसको वो एक टास्क दिया जाता है। एक और टास्क होता है जो बैकएंड का डेवलपर बनाता है, जैसे डेटाबेस को डिजाइन करना, डेटाबेस में स्टोर करना, कौन सा नोड जेएस यूज करना, या कौन से बैकएंड .NET यूज करना। तो वो अलग सा एक प्रोग्राम होता था, उसका एक सेकंड टास्क बन जाता है। थर्ड टास्क बनता है जो अपना QA होता है, टेस्टिंग टीम होती है, तो उसको टेस्ट करने के लिए। तो एक एपिक के अंदर बड़े सारे यूजर स्टोरीज हो सकते हैं। हर यूजर स्टोरी के अंदर बड़े सारे टास्क हो सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन किया जाता है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग इसमें बनता है, जीरा के अंदर हम बनाते हैं, या हम एक एक्सेल शीट में भी बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब होता है पूरे जितने भी पूरे प्रोजेक्ट का जितने भी एपिक्स हैं वो सारे उसमें डिक्लेयर किए जाते हैं। हर एक एपिक में यूजर स्टोरीज डिक्लेयर किए जाते हैं। उसके अंदर बड़े सारे डिस्क्रिप्शन डाला जाता है, कि तैयार किया जाता है उस यूजर स्टोरी को, कि वो शुरू करे डेवलपर उसके ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये सारे बिजनेस एनालिस्ट वगैरह या प्रोडक्ट ओनर उस पे पार्ट लेते हैं, और उसके अंदर वो डालते हैं वो सारा कुछ। तो टेक्निकल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस के बाद टेक्निकल, टेक्निकल के बाद प्रोडक्ट बैकलॉग। फिर यही वही जो हमने अभी डिस्कस किया, तो एपिक्स क्या होता है, फीचर क्या होता है, और यूजर स्टोरी क्या होता है। तो देखो, इधर फीचर भी, बीच में फीचर भी आ सकता है। एक पार्ट एपिक के बाद एक फीचर, फीचर के बाद यूजर स्टोरी भी आ सकता है। जहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हैं, उधर हम एक बीच में भी हम एक डिवीजन डाल सकते हैं फीचर्स का। तो पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में एपिक्स ही होता है, एपिक्स के अंदर यूजर स्टोरीज होती है। तो ऐसे करके देखो, ये एपिक 1 है, उसके अंदर फीचर, एक फीचर 1.2, फीचर 1.1, ऐसे करके फिर फीचर 1.1 के अंदर यूजर स्टोरी 1.1.1, 1.1.2, ऐसे करके तीन चार यूजर स्टोरीज एक फीचर में आ जाते हैं। और फीचर्स, तीन फीचर्स एक एपिक में आ जाते हैं। ऐसे करके हम इसको डाल सकते हैं। अब इधर देखो, रिलीजेस भी हैं। देखो, यूजर स्टोरी 1 स्प्रिंट 1 में है, स्प्रिंट 2 में, ऐसे करके। तो एक रिलीज, अब रिलीज कब होता है, तो डिफाइन किया जाता है हर प्रोजेक्ट के अंदर, भाई हम कब कब रिलीज कर सकते हैं। तो कई बार हम 2 स्प्रिंट के बाद रिलीज कर देते हैं, कई बार 3 स्प्रिंट के बाद रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे करके डिफाइन किया जाता है हम रिलीजेस कब कब करेंगे। तो रिलीजेस का मतलब ये होता है कि देखो, अभी इधर बड़े सारे इन्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो काम करते हैं, हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में काम करते हैं। फिर हम इसको टेस्टिंग इन्वायरमेंट देते हैं। टेस्टिंग का मतलब होता है कि डेवलपर्स डेवलपर इन्वायरमेंट, डेवलपर सर्वर पे काम करते हैं। और फिर उसके बाद जब वो सारा कुछ अपना यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं डेवलपर्स, फिर वो QA को जब देते हैं, तो वो अपना जो बिल्ड होता है वो अपलोड करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं टेस्टिंग सर्वर के ऊपर। फिर टेस्टिंग टीम उसके ऊपर टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद जब सब कुछ सही हो गया, तो फिर उसके बाद उसको स्टेजिंग सर्वर पे डिप्लॉय किया जाता है। स्टेजिंग सर्वर पे क्लाइंट देखता है। क्लाइंट का मतलब है UAT करते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है। तो आगे जाके इसको पढ़ेंगे क्या है। तो मिनिमम हमारे पास 3 सर्वर्स होने चाहिए जब जब हम डेवलपमेंट करते हैं। तो एक डेवलपमेंट सर्वर होता है, एक टेस्टिंग सर्वर होता है, और एक स्टेजिंग सर्वर होता है। तो हम इन 3 स्टेजेस पे जाते हैं, तो उसको रिलीज किया जाता है कि डेवलपमेंट सर्वर से टेस्टिंग सर्वर पे कैसे रिलीज करना है, और टेस्टिंग सर्वर से स्टेजिंग सर्वर पे कैसे रिलीज करना है। तो रिलीजेस का एक डॉक्यूमेंट बनता है, रिलीज नोट्स बनते हैं। वो हम आगे जाके इसको देखेंगे। अब देखो, इधर आके, इधर इसने अभी यूजर स्टोरी डिटेल्स का दिया है, कि ये एक यूजर स्टोरी है जिसके ऊपर एक ऐड, ऊपर जो देख रहे हो सबसे ऊपर, ऐड क्रिएट अ प्रोडक्ट बटन टू द www.domain.name.com प्रोडक्ट पेज। तो एक इसका टॉपिक होता है, इसका हेडिंग होती है यूजर स्टोरी की। ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये यूजर स्टोरी क्या है। अंदर उसका देखो टाइप स्टोरी है, स्टेटस उसका क्या है, कि अभी टू डू,
टू डू, सबसे पहले टू डू ही होता है। फिर उसको लोग डेवलपर्स पिकअप करते हैं, जब पिकअप करते हैं तो उसको इन प्रोग्रेस में डाल देते हैं स्टेटस को। फिर जब उसको डेवलपमेंट रेडी हो जाता है, डेवलपमेंट का जब खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको क्यूए में डाल देते हैं। फिर क्यूए जब रेडी करता है तो डन कर देता है, और डन के बाद फिर रिलीज होता है स्टेजिंग सर्वर के ऊपर। तो ऐसे कई सारे स्टेटस होते हैं इसके अंदर। प्रायोरिटीज डिफाइन की जाती है, हर एक यूजर स्टोरी की प्रायोरिटी डिफाइन की जाती है, कोई मीडियम है, लो है या हाई है। फिर ये एपिक किस एपिक से जुड़ा हुआ है उसको हम इधर लिखते हैं। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या आपने काम करना है। तो वो डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जो डेवलपर समझ सके और उसके ऊपर काम कर सके। उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देते हैं। सपोज हमने वही बीआरडी का जो स्पेसिफिक इस यूजर स्टोरी का जो पेज है, वो उसको इस यूजर स्टोरी के अंदर अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। पूरे पीआरडी को, डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते, स्पेसिफिक टू दिस यूजर स्टोरी हम उसको अपलोड कर देते हैं कि भाई उसको देखकर उसको ये समझे। और उस बीआरडी के बाद हम एक प्रोटोटाइप भी बनाते हैं। प्रोटोटाइप मतलब स्क्रीन्स बनाते हैं। स्क्रीन्स या तो वायरफ्रेम्स होती हैं या वो HTML पेजेस होते हैं। तो एग्जैक्टली वो हम बना देते हैं विदाउट कोडिंग, सिर्फ स्क्रीन्स बनाते हैं कि भाई उसको फिर क्लाइंट से हम येस भी ले देते हैं कि ऐसे ऐसे हम बनाएंगे, ये स्क्रीन्स बनेंगी। तो ऐसे करके येस ले देते हैं, और उसी को ही फिर हम डेवलपर को देते हैं स्क्रीन को कि ऐसे तू बनाएगा। उसके अगर तूने अलग बनाया तो हमें बताएगा, फिर हम येस लेंगे क्लाइंट से और फिर उसके बाद करेंगे। तो ज़्यादातर वो स्क्रीन्स पहले ही अप्रूव होती हैं, वो सारे देख लेते हैं, क्लाइंट भी देख लेता है और डेवलपर भी देख लेता है उसको, स्क्रीन को। फिर इस उन स्क्रीन्स को हम इस यूजर स्टोरी के अंदर अपलोड कर देते हैं कि डेवलपर को कहा जाता है कि वो इस तरीके की स्क्रीन्स बनाए। फिर उसके बाद एक और आता है हेडिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसके अंदर वैलिडेशंस वगैरह हम डिक्लेयर करते हैं कि सपोज हमने एक पेज बनाया जिसके अंदर हमने बड़े सारे कंट्रोल्स डाल दिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो कोई भी जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं, वैलिडेशंस हैं, वो हम इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर लिखते हैं। या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं, तो सारे वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में लिखते हैं। फिर हाउ टू मेजर, भाई इसका कैसे हम इस यूजर स्टोरी को मेजर करें कि भाई ये ठीक होगा। तो ये सारा कुछ डिक्लेयर होता है इसके अंदर। और अगर एक डेवलपर को जब ये पिकअप करता है ये यूजर स्टोरी, अगर डेवलपर को अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वो कमेंट्स में लिखता है उसको, उसका फिर हम आंसर देते हैं, या तो क्लाइंट आंसर देता है या प्रोडक्ट ओनर आंसर देता है। तो ऐसे करके ये एक यूजर स्टोरी का फॉर्मेट है जो यूजर स्टोरी जब बनाते हैं, ज़्यादातर वो बिजनेस एनालिस्ट वगैरह बनाते हैं बीआरडी से लेकर, तो वो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता है। ये जीरा का है फॉर्मेट, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स वगैरह हैं। हम जीरा के अंदर अपने एक अलग कस्टमाइज फॉर्मेट भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कुछ पार्ट। फिर आगे जाके हमें बताया गया कि एस्टिमेशंस कैसी होती हैं। एक यूजर स्टोरीज पहले बन जाती हैं प्रोडक्ट बैकलॉग में, अब यूजर स्टोरी पॉइंट्स देते हैं उनको। तो पहले सारे बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं, सारे यूजर स्टोरीज को पहले लिख देते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं, मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होती, पर उसके जितने भी बीआरडीज के अंदर जो भी बाइफिकेशन है, हमने वायर फ्रेम्स बनाए, उसके बेसिस पे यूजर स्टोरीज बन जाती हैं। फिर यूजर स्टोरीज बनने के बाद यूजर स्टोरी के अंदर ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग का मतलब है हम डेवलपर्स को भी इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रह गई तो वो इंक्लूड करते हैं। तो उसको, उस सरमनी को कहा जाता है ग्रूमिंग, यूजर स्टोरी ग्रूमिंग। तो उसके अंदर फिर हम एस्टिमेशंस भी करते हैं। यूजर स्टोरी पॉइंट्स होते हैं, उनको एस्टिमेशंस करते हैं। आप देखो एस्टिमेशंस भी बड़े सारे तरीके से होते हैं। एक होता है पोकर बेस होता है, एक होता है टी शर्ट साइज होता है, एक होता है बकेट साइज होता है। तो ज़्यादातर हम पोकर साइज करते हैं। तो पोकर साइज एस्टिमेशन ऐसे होता है कि एक यूज़र स्टोरी को जब हम यूज़र स्टोरी का ग्रूमिंग करते हैं, उसके अंदर सारे डेवलपर्स को हम इंक्लूड करते हैं, टेस्टिंग टीम को भी इंक्लूड करते हैं। देखो यूजर स्टोरी जब खत्म होती है तो पूरी खत्म होनी चाहिए, मतलब विद द टेस्टिंग खत्म होनी चाहिए, मतलब पूरी अच्छी तरीके से वो टेस्टेड होनी चाहिए और रेडी फॉर यूएटी होना चाहिए। तो उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट का भी टाइम उसके अंदर डालते हैं, टेस्टिंग का भी टाइम डालते हैं, टेस्टिंग का, बग फिक्सिंग का भी टाइम डालते हैं, और वेरिफिकेशन का भी टाइम डालते हैं। तो सारे वो कंसिडरेशंस हमने किया जाता है। तो उस सेरेमनी में, यूजर स्टोरी ग्रूमिंग के सेरेमनी में, हम सबको इन्वॉल्व करते हैं। और फिर उसके बाद हम एक यूजर स्टोरी को, हो सकता है एक यूजर
स्टोरी को हम डिवाइड करते हैं, 2 यूजर स्टोरी बना दें, 3 यूजर स्टोरी बना दें, क्योंकि हमें मैक्सिमम एज अ स्टैंडर्ड मैक्सिमम 3 दिन एक या 4 दिन एक यूजर स्टोरी को दिए जाते हैं। अगर 4 दिन से ज़्यादा हो जाए तो वो हम इसको ब्रेकअप कर देते हैं, 2 यूजर स्टोरी बना देते हैं इसकी। तो वो उस डिस्कशंस में डिक्लेयर किया जाता है कि कैसे होगा। उसके अंदर फिर हम एस्टिमेशंस करते हैं कि इसका इतने पॉइंट्स देंगे। एस्टिमेशंस पोकर बेस्ड होता है। पोकर मतलब कार्ड्स बेस्ड होता है कि आप देखो यहाँ पे यूजर स्टोरी पॉइंट्स को 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके हम 13 ऐसे करके हम यूजर स्टोरी पॉइंट्स को देते हैं। तो वो हर एक डेवलपर या हर एक यूए बंदा अपने अपने तरीके से उसको कहता है कि ये 3 पॉइंट्स का होना चाहिए, कोई डेवलपर कहता है 5 पॉइंट्स का होना चाहिए, कोई ऐसे करके फिर आपस में डिस्कशन होती है। डिस्कशन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है भाई हाँ जी तुमने 3 पॉइंट्स कहा है तो क्यों कहा है, अगर आपने 5 पॉइंट्स कहा है तो क्यों कहा है। तो हर एक बंदा अपने 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 राय देता है और अपना अपना डिस्कशन करता है। फिर आपस में एक एक चीज पे आ जाते हैं और उसको कह देते हैं हाँ जी भाई ये 5 पॉइंट्स का यूजर स्टोरी है। अगर बाई चांस नहीं हुआ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि 2 3 कह रहे हैं नहीं नहीं 3 होना चाहिए, एक कह रहा 5 होना चाहिए, तो जो स्क्रम मास्टर होता है या जो प्रोजेक्ट ओनर होता है वो हाईएस्ट को ले लेता है। कहने की बात है अगर 4 लोगों ने 3 कह दिया और 5 लोगों ने 8 कह दिया इसको, तो वो हम 8 ही लेते हैं, 5 नहीं लेते, 3 नहीं लेते, तो उसका बिगेस्ट जो होता है वो हम ले लेते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए ये बहुत है। मेरे को लगता है हम पार्ट बी में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर तो आपको ये पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर कुछ कमेंट्स हैं, अगर कोई फीडबैक है, कुछ क्वेरीज पूछनी है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।